साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आइए देखें, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति-भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग-अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल धरातल में हम देखेंगे भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे जलवायु, तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। यानी जो वनस्पतियां उष्णकटिबंध हैं, वो उष्णकटिबंधीय से मौसम तथा तापमान के प्रभाव के कारण वो उपोष्ण तथा शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। अब हम देखेंगे वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। आप देख रहे हैं उष्ण यानी औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। जनवरी में
औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टिप्पणी कोई पाला नहीं। उपोष्ण में देखेंगे 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें औसत वार्षिक तापमान। और जनवरी में औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में देखें तो 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाला कभी कभी। शीतोष्ण में 7 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान और -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी में औसत तापमान। अब टिप्पणी में देखें कभी पाला कभी बर्फ। अल्पाइन में देखें तो अल्पाइन में औसत वार्षिक तापमान रहता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और जनवरी में औसत तापमान रहता है अल्पाइन में -1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, वहाँ बर्फ पड़ती है। तो यह जो है भारत का पर्यावरण एटलस जून 2001 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली, ये स्रोत जो प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। आप जानते हैं क्योंकि दक्षिणी ढलान उत्तरी ढलानों की तुलना में बहुत भारी वर्षा होती है। जब भारी वर्षा होगी तो वहाँ वनस्पतियाँ भी अधिक मिलेंगी। मानसून से लदी हवा मानसून के मौसम के दौरान दक्षिणी घाटों से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। तो वर्षा के अधिक होने के कारण दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति होती है। वर्षण भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। तो आप जान रहे हैं पवनाभिमुखी ढाल के इसका एक कारण है, जिसके कारण पश्चिमी ढाल पूर्वी ढालों की तुलना में बहुत अधिक वर्षा होती है। मानसून के मौसम में आर्द्रता से भरी वायु पश्चिमी घाट के पार पूर्व की ओर चलती है। तो इसलिए जो है पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट में इस श्रेणी को केरल में सयन या सहियान के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के दक्षिणी भाग में अनाईमुड़ी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरण योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना कार्य में आप देख रहे हैं कि अपने स्कूल
या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों का पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य में किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का वन क्षेत्रफल है? तो वह जो है मध्य प्रदेश है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है? तो यह जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका कारण यह है कि लक्षद्वीप में केवल मूंगा द्वीप है, इसलिए उनके पास नारियल के पेड़ों को छोड़कर जंगलों को उगाने के लिए कोई उचित मिट्टी नहीं है। चूँकि ये व्यावसायिक रूप से व्यवहार हैं, इसलिए लक्षद्वीप में कोई घोषित जंगल नहीं है। और पूछ लिया जाए कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो रहेगा हमारा हरियाणा। अब हम देखेंगे, क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम थोड़ा सुन लेते हैं। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों के वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। किसी क्षेत्र के किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है? मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणामस्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जियोम या बायोम कहते हैं। जियोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। अब हम देखेंगे वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, चित्र में आप देख रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और वहां पर वन क्षेत्रफल का प्रतिशत। आप स्तंभाकृत आकृति में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती हैं तथा कहां पर सबसे कम वनस्पतियां हैं, और केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए हैं। सबसे कम में आप देखेंगे हरियाणा राज्य के रूप में, और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो लक्षद्वीप, और सबसे अधिक देखेंगे तो मध्य प्रदेश।
ये जो है वनों के क्षेत्रफल में प्रतिशत के रूप में जब आप देखेंगे तो चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, लेकिन प्रतिशत में जब आप देखेंगे, प्रतिशत में मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है प्रतिशत में। तो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं हमारे देश में निम्न प्रकार की। उसमें हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो लक्षद्वीप में 90% तक वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल में तो कम है, लेकिन प्रतिशत में लक्षद्वीप अधिक ऊंचाई पर है। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसमें आप देख रहे हैं 1.5 मीटर, झाड़ी परत 5 मीटर, नवीन वृक्ष 20 मीटर, फिर आप देख रहे हैं बितान परत 40 मीटर तक, उसके बाद निर्गत परत, उसके बाद अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक। यानी परतों की संख्या देखें तो झाड़ी परत, नवीन वृक्ष, बितान परत, निर्गत परत और अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है, इसको आप देख रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ग्रीन में, और जो हल्का ग्रीन आसमानी कलर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। पर्वतीय वन आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में। और इधर आप देख रहे हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं, और इधर आंध्र प्रदेश। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों को आप देख रहे हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, उष्णकटिबंधीय कटीले वन कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों में। तो आप चित्र को देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से मानचित्र को देखकर ये आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी वनस्पति किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान, सॉरी, हम अभी देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जिन जगहों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर ये वन अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, वहाँ ये वन अधिक विकसित होते हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर को देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। इन वनों में
सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किए जाता है। उनमें इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे, आप चित्र में देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत। अब हम देखेंगे कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर यानी पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी यानी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे, चित्र में आप देखें उष्णकटिबंधीय ये हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इन जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जा रहे हैं? इन जंगलों में प्रायः खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर
पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाली अनेक इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। सिल्वर फर्न, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंहा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी रिछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं पर्वतीय वन को। अब हम देखेंगे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ज्वार भाटे आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम विचार करें। अब हम देखेंगे औषधीय पादप। औषधीय पादप में भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं, आइए इनको देखें। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस
कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके। आप देखेंगे यह जो है मेडिसिन प्लॉट डॉक्टर एस.के. जैन 5वां संस्करण 1994 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्रोत है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। क्रियाकलाप में देखें, क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि किस प्रकार का वन है। इस क्षेत्र में आप कितने कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता और असमानता पाते हैं। अब हम देखेंगे वन्य प्राणी के बारे में। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी घनी है। वनस्पतियों की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं वन्य प्राणी अभय वन रेड कलर में, पक्षी अभय वन स्टार में, नेशनल पार्क ट्रायंगल में। आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर दाची गांव और उत्तराखंड राजाजी और कार्बेट दुधवा उत्तर प्रदेश। सरिस्का में आप देख रहे हैं राजस्थान और गुजरात में आप देख लें ये सरिस्का और घाना रणथंभौर। मध्य प्रदेश शिवपुरी और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। राजगीर
बिहार ये जो है नेशनल पार्क है। सिमलीपाल उड़ीसा ये नेशनल पार्क है। कान्हा आप देख रहे हैं, कान्हा, तदोबा ये सब मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। कवाल और पोचेरम ये आप देख रहे हैं, पोचेरम तेलंगाना। ये जो है वन्य प्राणी उद्यान है। नीचे आप देख रहे हैं केरल और तमिलनाडु में रंगाडीतू ये जो है पक्षी अभयारण्य है। बांदीपुर कर्नाटक का, मुडुमलाई केरल, पेरियार वन्य प्राणी अभयारण्य केरल। इधर आप देखेंगे असम में मानस, काजीरंगा, और सिक्किम में आप देख रहे हैं गोरुमारा। तो ये हैं हमारे कुछ वन्य प्राणी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य और नेशनल पार्क आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आद ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ हैं। तो आप जानते ही हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसे जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि परियोजना कार्य में उपरोक्त समाचार पत्रों के अंश में कौन कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, और इस प्रकार संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचना समाचार पत्र पत्रिकाओं में एकत्र कीजिए। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक
मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा पाए जाने वाले सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से एवं पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आप देखेंगे सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, और इधर आप देखेंगे सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो साथियों, ये रहा हमारा चैप्टर जिसके बारे में हमने पढ़ा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। धन्यवाद। जय हिंद।